Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about most important question and answer on hydraulics. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि JUT द्वारा जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में हाइड्रोलिक सब्जेक्ट है उस पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसका किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए हाइड्रोलिक जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट भी है, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ें पढ़ने हैं और पिछला बार जो इसका पेपर देखा गया था उसमें डेरिवेशन से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था। तो जो लोग डेरिवेशन को निगलेक्ट करके गए थे तो उनका पेपर जो है ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था और इसमें मार्क्स भी कम आए थे। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें हम लोग को किस तरह से पढ़ें कि हमारा पेपर खराब नहीं हो और अच्छा नंबर इसमें स्कोर कर पाए, हम अच्छा स्कोर कर पाएँ इसमें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है और मैं जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, जो एनालिसिस करता हूँ प्रीवियस जो एग्जाम्स में पूछे गए उसी के बेस पर और जैसा आपका सिलेबस है उसी के बेस पर ही आपका सारा एनालिसिस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन के बारे में। अब देखिए यहाँ से जितना भी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन भी पूछा जा सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया तो उसको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपको 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन करके भी। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। अब ये तो आपसे डिफिनेशन पूछ सकता है या फिर कहेगा इसके बीच में आप डिफरेंसेस बताएं कि क्या दोनों में अंतर है, और इसके बाद आपसे या तो पूछा जा सकता है दोनों को आप डिफाइन करें। ठीक है, तो टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर के बारे में लिखना पड़ेगा कि टोटल प्रेशर का मतलब हो गया कि जैसे वैक्यूम प्रेशर होता है, गॉज प्रेशर होता है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर में आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हो सकता है कि तीनों को अलग अलग नाम से डिफाइन करने के लिए देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं, गॉज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, तीनों को जोड़ें टोटल प्रेशर के नाम से कहा जाएगा। तो और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो जैसा शेप होता है, जैसा शेप होता है जिस चीज का उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ से डिफाइन किया जाए। जैसे कोई रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप है जिसका हाइट h होता है, तो इसका सीजी कहाँ होगा, रेक्टेंगल है तो सीजी इसका सेंटर पे होगा, तो सीजी पूछा जाता है तो हो जाता है इसका h/2। अगर आपका यही सेंटर ऑफ प्रेशर पूछेगा ये हो गया सीजी। ठीक है, अगर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर पूछेगा सीपी तो ये वैल्यू होता है 2h/3। तो सेंटर ऑफ प्रेशर और सीजी हो सकता है कि ये दोनों में डिफरेंसेस भी आपसे पूछ दें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हो सकता है आपसे ये पूछा जा चुके। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। जैसे ट्रेंगल का सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होती है 3h/4। ठीक है, एच इसका ट्रेंगल का हाइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ट्रेंगल मतलब कि अगर इन्वर्टेड होगा तब चाहे सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर ऑफ प्रेशर बताइए, तो ये होता है 5d/8। तो ये सब उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर किसका कितना वैल्यू होता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड है काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखिए आपके सिलेबस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी दोनों है। तो काइनेमेटिक से क्वेश्चन पिछला बार पूछा जा चुका है तो इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे और हर बार लगभग ये पूछा ही जाता है क्योंकि आपका पहला चैप्टर से बिलोंग करता है और बेसिक्स में आता है, इसलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने अपने से ऐड किया हुआ है कि ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनता है इस बार आपसे पूछने का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को जैसा कि आप जानते हैं कि इसको न्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग स्टोक के नाम से भी जानते हैं, स्टोक के नाम से भी जानते हैं। और ये कितना स्टोक होता है, कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में होगा, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कहा जाता है। इसी को हम लोग स्टोक कहेंगे, चाहे स्टोक कहेंगे किसको, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में जब रहता है तब हम लोग इसको स्टोक के नाम से जानते हैं। इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका फॉर्मूला क्या होता है तो न्यू बराबर होता है म्यू बट्टा में रो। ये हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी पूछा जाता है आपसे, डायनेमिक विस्कोसिटी किसको कहते हैं, तो उसको म्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कई बार तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका यूनिट ही पूछा जाता है, हमारे इसका डायमेंशन ही पूछा जाता है क्या होता है। ठीक है, और इसको इसको हम लोग पॉइज यानी कि इसका सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो इसको पॉइज में कहते हैं। एक पॉइज की वैल्यू 1 पॉइज जो होता है ये आपका हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड के लिए। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड में आ जाता है ये 1 पॉइज की वैल्यू। तो इसमें आपको हो सकता है ये पूछा जाए कि डायमेंशन, आपका इसे डायमेंशन अगर पूछा जाए म्यू का, तो डायमेंशन म्यू के लिए आप लिख सकते हैं m l-1 t-1 का t-1, और न्यू के लिए अगर डायमेंशन आपसे पूछा जाता है न्यू के लिए तो लिख सकते हैं l2 t-1। तो हो सकता है आपको डायमेंशन में पूछा जाए, डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में चाहे तो आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाए या फिर ये आपका यूनिट पूछा जाए।
तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर, आपका विस्कोसिटी से पेपर में क्वेश्चन रहने वाला जरूर है। या दे आपसे डिफिनेशन पूछे या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछे, अच्छा है आपको कह दे डिफरेंसेज लिखने के लिए वहां पूछे, मतलब किसी न किसी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक चैनल किसको कहेंगे, नॉन प्रिज्मेटिक किसको कहेंगे। देखिए प्रिज्मेटिक का मतलब है कि अगर कोई चैनल ऐसा है जिसमें ना तो उसका डेप्थ चेंज हो रहा है, ना तो उसमें स्लोप चेंज हो रहा है, ना तो उसका शेप चेंज हो रहा है, तो ऐसे चैनल को हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। और नॉन प्रिज्मेटिक जिसमें सब चेंजेज हो रहे हैं उसको नॉन प्रिज्मेटिक चैनल कहेंगे। पहले अगर कोई रेक्टेंगल है, आगे जाकर के वो ट्रायंगल बन जाए या ट्रेपेजॉइडल बन जाए तो नॉन प्रिज्मेटिक में आएगा। स्लोप अगर उसमें चेंजेज हो रहा हो, डेप्थ अगर चेंजेज होते जा रहा है तो नॉन प्रिज्मेटिक में कहलाएगा। ठीक है, तो इस सब का बेटर डेफिनेशन हमने एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है, सारा का पीडीएफ हमने तैयार किया, उस क्वेश्चन का इसमें सोल्यूशन है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम आपको वो पीडीएफ सेंड कर देंगे। लेकिन उसका आप सोल्यूशन पहले आप अपने से तैयार करें, सोल्यूशन आपको बना हुआ अगर चाहिए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है तो आप सोल्यूशन खुद से तैयार करें, इन सभी का आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ओरिफिस एंड माउथ पीस। देखिए ओरिफिस और माउथ पीस ये दोनों ही जो होता है मेजरमेंट करने में यूज होता है। किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं इससे, वेंचुरी मीटर हो गया, ओरिफिस मीटर होता है, पिटोट ट्यूब होता है। ठीक है, और ये आपका माउथ पीस होता है, इस सबसे मेजरमेंट किया जाता है। किसका, तो प्रेशर का मेजरमेंट होता है, वेलोसिटी का मेजरमेंट होता है। जैसे पिटोट ट्यूब है, पिटोट ट्यूब क्या करता है, फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है। वेंचुरी मीटर होता है, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। ओरिफिस मीटर जो होता है मेजरिंग डिस्चार्ज फ्रॉम पाइप के लिए यूज होता है। तो इन सभी चीज के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा यूज में लाते हैं और उसका कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा बनता है, ओरिफिस का, माउथफिस का, वेंचुरी मीटर का, पिटोट ट्यूब का, इस सब का आप लिख करके जाएं। पिटोट ट्यूब तो बहुत बार पूछा हुआ, पिटोट ट्यूब हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो डिफिनेशन पूछे या तो डेरिवेशन पूछे या उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे, न्यूमेरिकल पूछ दे, ये सभी चीजों में से कोई ना कोई चीजें उसे पूछी जाती रही है, तो उसके बारे में आप जरूर देख करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोच एंड वियर। नोच और वियर क्या कहते हैं इसको, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, मैसनरी स्ट्रक्चर होता है वियर, जो कि आपको प्रिज्मेटिक सॉरी ये ओपन चैनल फ्लो में इसका यूज करते हैं। तो उसमें बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लो को हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो इसके बारे में आप इसका डायग्राम और इसका डिफिनेशन के साथ देख करके जाएं कि हो सकता है कि आपसे इसमें भी पूछा जाए। अब देखिए जितना भी हमने एंड करके लिखा है मे बी ये चांसेस है कि आपसे डिफरेंसेज भी पूछा जा सकता है, और नहीं डिफरेंस पूछ रहा है अच्छी बात है, तभी आपको यहाँ से डिफिनेशन ही पूछेगा जो कि राइट शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है वेटेड पेरीमीटर किसको कहते हैं और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वेटेड पेरीमीटर का मतलब हुआ कि कैसा भी चैनल हो, चाहे चाहे तो रेक्टेंगल हो, चाहे तो आपका ट्रेपेजॉइडल हो, वहां पर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और वेटेड पेरीमीटर ये दो चीज निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या तो फॉर्मूला में पूछेगा या फिर डिफिनेशन में, या तो इसका न्यूमेरिकल दे सकता है। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जैसे अगर ट्रेंगुलर चैनल है या फिर रेक्टेंगल है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला इसमें होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, या फिर डिनोट करने का अपना अपना तरीका होता है, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ चाहे आर से भी डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू एरिया बटा पेरीमीटर हो जाता है, कोई एच से भी डिनोट करता है। ठीक है, वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर जितना पानी से भींगा हुआ, जैसे अगर कोई रेक्टेंगल चैनल है, ठीक है, और कहेगा कि इतना ही इसमें पानी भरा हुआ है, तो पेरीमीटर की बात आएगी तो पेरीमीटर में क्या होगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ और प्लस इसका लेंथ टोटल जोड़ देंगे तो इसका टोटल पेरीमीटर हो गया। लेकिन वेटेड क्या कहलाएगा, वेटेड मतलब जहां तक ये भींग रहा है, देखिए जहां तक हम इसको डार्क कर रहे हैं यही इतना ही लेंथ इसका कहलाएगा वेटेड पेरीमीटर। तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि 2 मीटर विड्थ का, मानते हैं टोटल मीटर 2 मीटर विड्थ है, इसमें 1 मीटर तक ही पानी भरा हुआ है और इसका लंबाई आपको 5 मीटर का दे दिया, पूछेगा वेटेड पेरीमीटर कितना होगा, तो वेटेड पेरीमीटर देखिए 1 मीटर यहाँ से, 1 मीटर यहाँ से 2 मीटर और 5 मीटर ये 7 मीटर हो जाएगा। और टोटल पेरीमीटर पूछेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ से 4 और 5 9 मीटर, ये टोटल पेरीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना भींगा हुआ है, वेट मतलब भींगा होना, तो जितना भींगा होता है वही उसको वेटेड पेरीमीटर कहा जाता है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये सारा चीज़ हमारे नोट्स में दिया हुआ है, हमने इसका आंसर जो तैयार किया हुआ है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चेजिज एंड मेनिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे तो 8 नंबर में हो चाहे तो 16 नंबर में हो। चेजी जो फॉर्मूला होता है ये वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फ्लो पाइप फ्लो के लिए v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस करके फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे,
और भी फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है। जहाँ पर यहाँ से एक चीज पूछी जाती है क्या, कि सी का, आप सी का डायमेंशन बताइए, सी का डायमेंशन बताइए, तो अंडर रूट एल बट्टा में टी होता है, या फिर लिख सकते हैं एल के पावर 1/2 और टी माइनस 1, ये होता है चेजी कांस्टेंट, जो सी है कोफिशिएंट, इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका फॉर्मूला सी की अगर से अलग से वैल्यू अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो सी बराबर आप यूज कर सकते हैं अंडर रूट में 8g बट्टा में एफ, जहाँ एफ होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन फैक्टर में होता है एफ, और जी आपका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से आप इस सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे उम्मीद करते हैं ये चीजें ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सी का आप डायमेंशन बताइए, सी का डायमेंशन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये चेजी फॉर्मूला कहलाता है। मेनिंग की अगर बात करते हैं तो मेनिंग फॉर्मूला जो होता है v बराबर 1/n r के पावर 2/3 s के पावर 1/2, ये मेनिंग फॉर्मूला, यहाँ से भी हम लोग v की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों से आपका पाइप फ्लो में यहाँ से v की वैल्यू, आपको वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। रिलेशन बिटवीन c और n के बीच में रिलेशन पूछता है, जैसे ये c है यहाँ से और यहाँ से ये n है, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन पूछ देता है तो आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा c = 1/n r के पावर 1/6। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपसे ना पूछे, अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा डेप्थ वाला क्वेश्चन हो जाता है, कि आपको ऐसा न्यूमेरिकल अगर पूछा कि वहां से सी की वैल्यू निकाले, जहां आपको एन पता होगा, आर पता होगा, अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो आप सी वहां से नहीं निकाल सकते हैं। और ये मिनिमम ये क्वेश्चन जो होता है 8 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप चेजी और मेनिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आप न्यूमेरिकल जरूर बना के जाएं, मेरा यहाँ से गारंटी है, यहाँ से आपको कम से कम 10 से 12 नंबर का सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा मेनिंग और चेजी फॉर्मूला से। या तो आपसे दोनों के बीच में डिफरेंसेज कहेगा, या फिर दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या ऐसा कमी हुआ कि फिर मेनिंग को अपना फॉर्मूला निकालना पड़ा, ये सब चीजें यहाँ से भी पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको इतना तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने जो पीडीएफ बनाया है उसमें इन दोनों पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स भी उसमें ऐड किए हुए हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाँ, डाटा में भी हो सकता है कि चेंज रहे, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो आपको थ्योरी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रिनॉल्ड्स नंबर एंड फ्रूड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिनॉल्ड नंबर और फ्रूड नंबर किसको कहते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो मे भी चांस है कि आएगा ही, लेकिन थ्योरेटिकल भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप ये डिफिनेशन याद रखेंगे कि रिनॉल्ड नंबर और फ्रूड नंबर, इन दोनों में किसको क्या कहते हैं। जैसे रिनॉल्ड नंबर है, इसको आप लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ, रिनॉल्ड नंबर का आर से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। और फ्रूड नंबर के लिए लिख सकते हैं इसको एफ आर से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ अंडर रूट में, ठीक है। ये अंडर रूट में नहीं होता, ये अंडर रूट में होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ये विस्कस फोर्स होता है, ये ग्रेविटी फोर्स होता है। तो इसका फॉर्मूला से आपसे पूछा जाता है, फॉर्मूला भी आप बताइए, तो फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं रो एल भी बट्टा में म्यू, भी है रो एल भी बट्टा म्यू, और फ्रूड नंबर के लिए आपसे पूछा जाए तो भी बट्टा अंडर रूट जी डी। ये आप बेटर इस पे पढ़े होंगे, क्योंकि एक सेमेस्टर आपने बिताया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, सॉरी हाइड्रोलिक्स के लिए, तो यहाँ से आप जो है चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेज होता है। या तो आपसे डिफिनेशन पूछता है तो आप 2-2 नंबर में दोनों को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। आप इसका चूंकि नंबर है तो ये डायमेंशन लेस होता है, और इसमें यूनिट आपको इसका बता सकते हैं, ठीक है। फिर इसका आप यूज बता सकते हैं कि ये विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, फ्लो ज़्यादा होगा तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, और रेनॉल्ड नंबर से आप डिनोट कर सकते हैं आप इसके फ्लो के लेके के, कि 2000 से कम रहता है तो क्या कहते हैं, और 2000 से 4000 के बीच रहेगा तो क्या कहेंगे, 4000 से ग्रेटर होगा तो क्या कहेंगे, लेमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशन फ्लो के बारे में यहाँ से डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड नंबर को आप डिस्कस कर सकते हैं कि फ्लूइड नंबर अगर ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल फ्लो होगा, बराबर होगा तो क्रिटिकल फ्लो होगा, ज़्यादा होगा तो सुपर क्रिटिकल होगा, कम होगा तो सब क्रिटिकल फ्लो होगा। यहाँ से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। दोनों के बीच में हो सकता है कि आपसे डिफरेंसेज भी पूछे जा सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और इस पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अपने आप में इंपॉर्टेंस रहता है, इसलिए इसको भी जरूर करके जाएं। हमने जो पीडीएफ में इंक्लूड कर रखा है इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन हमने उसमें इंक्लूड कर रखा है। अगला क्वेश्चन है सर्कुलेशन एंड वोटिसिटी। सर्कुलेशन और वोटिसिटी क्या होता है, इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछने चाहिए, लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर पूछेगा कि सर्कुलेशन और वोटिसिटी में किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वोटिसिटी को डिनोट करते हैं इस तरह से। तो सर्कुलेशन और वोटिसिटी के बारे में आप डिफिनेशन जरूर पढ़ लें, और वैसे तो ज़्यादा हमको नहीं लगता कि यहाँ से पूछेगा,
लेकिन फॉर्मूला और ये क्या कहते हैं इसका डिफिनीशन और फॉर्मूला जरूर आप यहाँ से करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको चांसेस जरूर है कि आपसे इसका डिफिनीशन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेटासेंट्रिक हाइट किसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेटासेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में, कि स्टेबिलिटी वाला कंडीशन यहाँ से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मेटासेंट्रिक का हाइट जो होता है या मेटासेंटर हाइट, वो mg से इसको डिनोट करते हैं, और I बट्टा भी माइनस बीजी, जहाँ बीजी की वैल्यू होता है h/2 माइनस स्मॉल h/2 सेंटर ऑफ बायनेंसी, और ये सेंटर ऑफ बायनेंसी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है जब आपका रेक्टेंगल कोई पोर्शन है या उस तरफ का कोई चीज़ है, तब I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और भी यहाँ पर आपका वेलोसिटी हो जाता है। तो इस तरह से आप मेटासेंट्रिक हाइट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका है मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए। बीजी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपका है, यहाँ से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो अगर मेटासेंट्रिक हाइट आपसे पूछा जाता है तो आपको इसके बारे में डिफाइन करना होगा कि ऐसा हाइट डिसाइड किया जाता है कि जहाँ से किसी चीज़ को जैसे कि कोई शिप है और पानी में इसकी स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी, तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे बीच में कोई एक खंभा लगाया जाता है, तो वो हाइट होता है जहाँ से इसको पकड़ के अगर घुमाए तो चारों तरफ से ये सर्कुलर मोशन में हो सके। तो ऐसा हाइट इसमें दिया जाता है जहाँ से ये स्टेबिलिटी अपना बनाए रखता है, तो उस हाइट को मेटासेंट्रिक हाइट के नाम से जाना जाता है। और इसका डिफिनीशन जो है, बेटर डिफिनीशन जो है, हमने इसमें पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है, आप वहाँ से उसको जरूर देख लें। और इसके बारे में स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट, मान लीजिए कि मेटासेंट्रिक हाइट हमने यहाँ रखा है m, और ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगता है ग्रेविटी, और बायंसी जो होता है इस तरह का कंडीशन है कि बायंसी हमेशा ऊपर की तरफ में लगता है। ये ऐसा कंडीशन है तो आपसे पूछेगा कि बताइए, मतलब हमने आपको इस तरह से तो डायग्राम में बना के दिखाए, ऐसा चीज़ें आपको शब्दों में लिख कर दिया होगा, स्टेटमेंट में लिख कर दिया होगा, और पूछेगा कि क्या ये कंडीशन स्टेबल का है कि अनस्टेबल का है कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। या फिर इस तरह से पूछेगा कि बायंसी ऊपर की तरफ लग रहा है और ग्रेविटी जानते हैं नीचे की तरफ लगेगा, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें बायंसी ऊपर रहे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका नीचे रहे, तो ये हमारा कैसा केस बनेगा। ठीक है, ये कैसा केस बनेगा, ये कैसा केस बनेगा, तो ये दोनों ही केस हम आपको पता है, दोनों ही स्टेबल का केस बनता है। अगर ऐसा केस बने कि ग्रेविटी ऊपर रहे, यानी कि ग्रेविटी वाला पार्ट ऊपर है तो लगेगा नीचे की तरफ ही, और जो बायंसी है वो इसका सेंटर ऑफ बायंसी तो हमेशा ऊपर की तरफ ही लगता है, ऐसा केस रहता है, तो ये केस बनता है अनस्टेबल का, ये स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाएगा। तो इसके बारे में भी डिटेल्स आपको पढ़ लेना होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी दे तो आपसे छूटे नहीं। तो मेटासेंट्रिक हाइट से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और सेकंड लास्ट है टाइप्स ऑफ फ्लो जरूर पढ़ के जाएं, यहाँ से आपको क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जरूर देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ फ्लो जैसे आपको स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका स्टेडी के बाद लेमिनार और टर्बुलेंट के तो फ्लो तो है ही। इसमें 2-3 तरह के फ्लो आते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो या फिर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद रोटेशनल या फिर ई रोटेशनल फ्लो हो जाएगा, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल इसको कह लीजिए कि कंप्रेस होने लायक है, कंप्रेस होने लायक नहीं है। तो इस तरह से सभी फ्लो को आप पढ़ के जाएं कि किस फ्लो को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे स्टेडी अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है कि प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट रहता है तब इसको हम लोग स्टेडी फ्लो कहते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो इन सभी का सॉल्यूशन जो है हम अपने पीडीएफ में इंक्लूड करके रखा हुआ है। बेटर यही होगा कि आप पहले अपने से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चूंकि आप एक सेमेस्टर पढ़ चुके हैं तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक एक करके सबका नोट्स बनाते चले। ठीक है, अगर किसी कारणवश अगर नोट पढ़ नहीं पाए हैं, क्लास नहीं कर पाए हैं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, बना बनाया सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मैसेज करें हमारा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वाटर हैमर क्या होता है। वाटर हैमर के बारे में एक छोटा सा डिफिनेशन है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत होगा, 2 नंबर का से पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना होता है। तो इस राइट शॉर्ट नोट्स में हमने इतना चीज़ें इंक्लूड करके रखा है। और अब बात करते हैं इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप पर। लॉन्ग आंसर टाइप, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में इस बार जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा क्वेश्चन सारा डेरिवेशन से पूछा हुआ है, मतलब डिफाइन कीजिए और उसका डेरिवेट कीजिए। तो डेरिवेशन वाला पार्ट आपको
मैक्सिमम जहाँ भी डेरिवेशन देखे उसको आप करके जाइए, लेकिन ज़्यादा डेरिवेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमें भी पता है। इसलिए हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को, डेरिवेशन के अलावा सिलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करके रखा है। तो आप उन क्वेश्चन को जरूर करके जाए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं, मतलब 12 क्वेश्चन हमने राइटर शॉर्ट नोट्स में ऐड किया था, और 7 से 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड करके रखा है। टोटल 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ याद करना है, और इसी में से आपका पेपर आ जाएगा। अगर टोटल क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका 50 से 60 मार्क्स जरूर आ जाएंगे इस पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन? डिराइव एन इक्वेशन फॉर 3D फ्लो फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 बराबर A2 V2 पढ़े होंगे। ठीक है, डिस्चार्ज के लिए होता है, ये फॉर्मूला पर बेस्ड रहता है। आपको इसमें पूछा जाता है कि अगर पाइप है, मतलब कि 2 पाइप है जिसका डायमीटर चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसका डायमीटर चेंज होते जा रहा है, तो इसमें एरिया चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको एक पाइप का डायमेंशन दिया होगा या दूसरे पाइप का दिया होगा, पहले के बारे में कुछ पूछेगा, या 3 पाइप होंगे तो हो सकता है कि 2 का दिया हो और तीसरे का पूछे। तो इस तरह के कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपको कहा है कि इक्वेशन को वहां पर डिराइव करें, किस इक्वेशन को वहां पर हम लोग यूज करते हैं, उसका डेरिवेशन किस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली थ्योरम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। यह जो वर्ड है बर्नौली थ्योरम होता क्या है, इसका एजम्पशन क्या है, और इसके लिए हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे। या तो डेरिवेशन वाला पार्ट पूछेगा, और नहीं तो अगर डेरिवेशन नहीं पूछा तो बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जो कि न्यूमेरिकल का होता है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम आप जरूर से जरूर करके जाएं, इसको स्किप नहीं करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम जो होता है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कि P बट्टा में रो प्लस V²/2G प्लस जेड, ये आपका बराबर कांस्टेंट होता है। ये कैसे आता है इसके बारे में आप डेरिवेशन जरूर कर लेंगे, और अगर डेरिवेशन नहीं दिया तो आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। हमको लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा इजी होता है डेरिवेशन करने के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रहता है, और फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। डेरिवेशन में स्टेप याद रखना जरूरी होता है, न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है। तो बर्नौली थ्योरम के बारे में आप इसका जो बर्नौली थ्योरम का जो एजम्पशन है और इसका जो स्टेटमेंट है, बर्नौली थ्योरम आखिर कहता क्या है, तो उसके बारे में आप उसको पढ़ के जाए। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, आप इसको VBI मार्क कर लीजिए, और वहां से जैसे हमने कहा था उसको आप जरूर मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पिटोट ट्यूब? देखिए पिटोट ट्यूब पूछा हुआ है, पिछले बार भी पूछा हुआ है, और इसमें इसका डेरिवेशन पूछा हुआ है। हाउ विल यू डिटरमाइन द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ पिटोट ट्यूब? पिटोट ट्यूब से हम लोग किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में पूछा। यानी कि यहाँ से डिराइव करने के लिए कहा है, एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कहा कि पिटोट ट्यूब का यूज तो करेंगे, लेकिन बताइए कैसे उसका यूज करेंगे हम लोग, कि वो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी को मेजर कर सके। तो इसके लिए आपको पिटोट ट्यूब का डायग्राम से याद आया। देखिए, पेपर में अच्छा मार्क स्कोर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जहां मौका मिले वहां पर आप डायग्राम जरूर बनाइए। ऐसा करने से आपका एक तो पेज भी कवर होता है, और पेज जितना भरेगा मार्क्स उतना ज़्यादा मिलता है। ये यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम का ये फंडा है, रूल है ये। ठीक है, तो एक काम जरूर करिए, आप डायग्राम जरूर बनाएं, पिटोट ट्यूब का हो, वेंचुरीमीटर का हो, चाहे चैनल का है। ठीक है, जहां भी आपको मौका मिले डायग्राम जरूर बना दें, पेज जाके उसमें भरेंगे। पेज भरेंगे तो मार्क्स भी आपको ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा उसमें मिलेगा ही। तो पिटोट ट्यूब के बारे में आप सब कुछ पढ़ के जाना है आपको, मतलब पिटोट ट्यूब का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, और इसमें हम लोग फॉर्मूला इसका डिराइव कैसे करेंगे वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। और आपको अगर वेलोसिटी मेजर करने के लिए अगर नहीं पूछा, मतलब कि डिराइव करने के लिए नहीं पूछा, तो आपसे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। ठीक है, तो पिटोट ट्यूब के बारे में जो है वेलोसिटी को मेजर करता है किसी भी पॉइंट पर, पाइप या चैनल दोनों से, या तो पाइप में भी या तो चैनल के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ओरिफिस। देखिए ओरिफिस का फिर से यहाँ पर बात आया है, और उसके लिए एक्सप्रेशन पूछा हुआ है कि आप रेक्टेंगुलर ओरिफिस के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला बताइए। तो ओरिफिस मीटर का जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज का, Q एक्चुअल इज इक्वल टू होता है A1 A2 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट में 2G हाइट ऑफ, ये Hg यानी कि मरकरी का होता है। उसके बाद S ऑफ Hg डिवाइड बाई S ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल और मरकरी का जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है -1। ये फॉर्मूला आपका था एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, आपका ये ओरिफिस मीटर के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से आपको डेरिवेशन एक्सप्रेशन के लिए आपको डेरिवेशन के लिए आपको पूछ सकता है कि आप इसको डिराइव कीजिए। देखिए अगर डेरिवेशन अगर कहीं जाके फंस जाते हैं ना, कि अगर मान लीजिए दो पार्ट या 3 पार्ट डेरिवेशन के और आगे फंस गए, तो आप छोड़ दीजिए और उसको डायरेक्ट आपको ये अगर आपका एक्सप्रेशन याद है तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन वहाँ पे लिखिए और एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप सबको डिफाइन कीजिए कि A1 का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ सेक्शन 1, A2 का मतलब एरिया ऑफ सेक्शन 2, Hg क्या है हाइट ऑफ मरकरी, कितना मरकरी उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है उसके लिए, एस ऑफ जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का, ये ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर एब्रिविएशन जो यूज किए हैं उसके बारे में आपको बता दीजिए, फिर वहाँ से आप इसको आगे बढ़ जाइए। अगर कहीं पर अगर भूल जाते हैं बाई चांस, तब अगर याद है तो अच्छी बात है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं दिया है, एक्सप्रेशन अगर डिराइव करने के लिए नहीं पूछता है, तो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, और न्यूमेरिकल पूछेगा तो उसमें आपको यही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ओरिफिस के बारे में, माउथ पीस के बारे में, पिटोट ट्यूब के बारे में, वेंचुरीमीटर के बारे में आप सबको पढ़ के जाए, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि हमारा पिटोट ट्यूब ओरिफिस दोनों ही इसमें ऐड कर रखा है। पिटोट ट्यूब तो जरूर आएगा, बर्नौली थ्योरम आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओरिफिस में थोड़ा सा चांस है कि ओरिफिस नहीं आ सकता, क्योंकि पिटोट ट्यूब इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक जंप से क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक जंप भी जरूर पढ़ करके जाए। इसमें जंप का जो टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ जंप भी जरूर पढ़ के जाए कि किस टाइप को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। फ्रूट नंबर से भी डिफाइन होता है। ठीक है, फ्रूट नंबर का वैल्यू अगर एक 1 से 1.7 के बीच में रहता है तो अंडुलर जंप होता है। ये एफ आर जो होता है फ्रूट नंबर, इसकी वैल्यू अगर 1 से 1.7 के बीच रहता है तो अंडुलर जंप कहलाता है। 1.7 से 2.5 के बीच में रहता है तो वीक जंप होता है। वीक ये होता है अंडुलर, अंडुलर जंप, वीक जंप। 2.5 से 4.5 के बीच में अगर आता है तो इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीलेटिंग जंप, ऑक्सीलेटिंग जंप। और 4.5 से 9 के बीच रहता है, 9.0 के बीच में अगर रहता है तो इसको कहा जाता है स्टीडी जंप, स्टीडी जंप। और ग्रेटर देन 9 रहता है तब इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग जंप, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जंप के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाइड्रोलिक जंप क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाएं, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। y1 और y2 जो डेप्थ होता है जंप से पहले का और जंप के बाद का जो डेप्थ होता है, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। फ्रूट नंबर और हाइड्रोलिक बीच में, हाइड्रोलिक जंप के जो डेप्थ है इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस वीडियो में हम अगर डिस्कस करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने जो पीडीएफ बना रखा है उसमें हमने इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें हमने ऐड कर रखे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, थ्योरी नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है और सिलेबस थोड़ा सा लेंदी भी है इसका, इसलिए हमने इसमें सेलेक्टेड चीज़ों को ऐड करके रखा है। तो जिसको हमने कह रहा है कि जैसे पिटोट ट्यूब है, पिटोट ट्यूब, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर और आपको माउथ पीस, चारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। हाइड्रोलिक जंप पे इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए, इसका डेप्थ पढ़ लीजिए, और इस पर एक दो क्वेश्चन आप कर लीजिए। जैसे यहाँ पर पूछा है कि लिस्ट आउट द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, पिछला बार के क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर मान लीजिए एक पार्ट आता है और दूसरा पार्ट अगर नहीं आता है तो आप कुछ इसमें बना करके लिखिए। आप इतना काबिल हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, चौथे सेमेस्टर में हैं, आप इतना काबिल है कि इसके रिलेटेड रिलेट करके कुछ तो कुछ लिख सकते हैं। ठीक, अगर नहीं, बिल्कुल भी अगर नहीं आता है तो फिर छोड़ दीजिए, क्या करेंगे। अगर बिल्कुल भी शून्य है, नहीं आता है, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, अगर कुछ भी नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर चैनल एंड ट्रेपेजॉइडल चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हर चीज इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो हमने सिलेक्टेड चीजों को यहाँ पर कवर किया हुआ है और इसमें किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है, जैसे कोई रेक्टेंगल सेक्शन है, हम इसको इकोनॉमिकल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक रिलेशन होता है R=y/2। ये रिलेशन अगर लाई कर रहा है तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का ये कंडीशन बन जाता है, जहां पर R क्या होता है, R= एरिया बाई पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, अब एरिया कितना होना चाहिए, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए एरिया बराबर होना चाहिए 2y²। y यहाँ पर इसका डेप्थ होगा, कितना डेप्थ है। इसके लिए टॉप विड्थ कितना होना चाहिए, रेक्टेंगल का टॉप विड्थ कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 2 × y के बराबर। ठीक है, पेरीमीटर कितना होना चाहिए, तो 4 × y के बराबर होना चाहिए। और डेप्थ कितना होना चाहिए, डेप्थ यानी कि y के बराबर ही होना चाहिए। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए इसका कंडीशन है। सिमिलरली ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए जो कंडीशन बनता है उसमें पूछता है कि एंगल बताइए ट्रेपेजॉइडल के लिए, तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 60 डिग्री का। ठीक है, साइड स्लोप जो होना चाहिए 1/m, यानी कि यही √3 के बराबर आता है इसका साइड स्लोप के लिए।
और इसमें जो आपका बनता है r इज इक्वल टू वाई बाई टू, यहाँ भी यही केस बनता है r इज इक्वल टू वाई बाई टू का। इसमें पेरीमीटर आपसे पूछेगा, पेरीमीटर बराबर इसमें 6y/√3, 6y डिवाइड बाई √3। तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करके जाइए। हमने अपने पीडीएफ में इसको इंक्लूड करके रखा है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन हमने इसमें बता रखा है, क्योंकि आपसे हो सकता है कि पिछला बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट पूछा है, इस बार हो सकता है कि इस पर आपको न्यूमेरिकल जरूर दे दे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना तक चीज़ों को जरूर आपने कंप्लीट किया होगा। देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन हाइड्रोलिक कोफिशिएंट एंड कोरिलेट देम। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि जितना भी आप मीटर वाला पढ़े हैं ना, ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, ये वेंचुरी मीटर, इसी का कोफिशिएंट बनता है। क्या क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस भी होता है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस थोड़ा सा अलग चीज हो जाता है। इन तीनों के बारे में कहा जाता है हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ों को पढ़ के जाइए। जनरली एक क्वेश्चन ये रिलेशन पूछा जाता है कि सी डी बराबर सी सी इंटू सी भी का रिलेशन भी होता है। इस पर बेस्ड आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो कि 4 नंबर का या 5 नंबर का हो। तो हो सकता है सी सी और सी भी का वैल्यू दिया हो, पूछेगा आप सी डी बताइए। अगर ये रिलेशन नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, अगर जानते हैं तो एक लाइन का सोल्यूशन है इसका। तो ये होता है कि ये हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, इसके बारे में डिफाइन कीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसको कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीवी का जो वैल्यू होता है 0.95, 0.95 से 0.99 के बीच होता है। सीसी की जो वैल्यू होती है 0.61 से 0.69 के बीच होता है, और सीडी का जो वैल्यू होता है 0.62 से 0.65 के बीच होता है ये वैल्यू। ठीक है, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे, या फिर ऑब्जेक्टिव देगा तो ये वैल्यू पूछ सकता है। अगर सब्जेक्टिव दिया तो मान लीजिए आपको वैल्यू निकालने नहीं आ रहा, और ऑप्शन में देखिए वैल्यू, अगर इसके बीच में अगर कोई वैल्यू मिल रहा है तो वही वैल्यू आपका सीसी का सही ऑप्शन होगा। तो ये हाइड्रोलिक कोफिशिएंट और उसके कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें डिफाइन क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ किसको कहते हैं? रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, इसके लिए फॉर्मूला का डेरिवेशन आपसे पूछा हुआ है कि फॉर्मूला को इसको हम किस तरह से डिराइव करते हैं। क्रिटिकल डेप्थ रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल दोनों के केस में होता है। तो क्रिटिकल डेप्थ को हम लोग YC से डिनोट करते हैं। YC बराबर होता है क्यू स्क्वायर बट्टा में G और इसका पावर 1/3। क्यू जहाँ पर होता है डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, और ये G जो होता है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। Q इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग कैपिटल Q बट्टा में B, यानी कि डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ होता है। Q क्या होता है? डिस्चार्ज, मीटर क्यूब पर सेकंड इसका फॉर्मूला होता है। सॉरी, इसमें डिस्चार्ज होता है ना, तो इसमें मीटर स्क्वायर में हो जाता है ये स्मॉल क्यू की वैल्यू, क्योंकि विड्थ में इसको डिफाइन कर दिया जाता है। तो इसमें कैपिटल क्यू के फॉर्म में अगर लिखेंगे YC को अगर कैपिटल क्यू के फॉर्म में लिखना है तो क्यू बट्टा में, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टा में G इंटू बी स्क्वायर और इसका पावर 1/3। अगर कैपिटल फॉर्म में रखते हैं तब, स्मॉल क्यू के फॉर्म में रखेंगे तो B यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ से B को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि ये क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है। ऐसा डेप्थ जहाँ पर जो क्रिटिकल में हो, क्योंकि वहाँ के बाद से फिर उसमें चेंजेज आने लगेंगे, हाइड्रोलिक जंप आ जाएगा, उसमें उसके नंबर्स वगैरह सारे वहाँ से डिफाइन करने हो जाते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ से डिफाइन करते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे। स्पेसिफिक एनर्जी की बात भी यहाँ से आपसे आ सकते हैं, तो हमने उसको चीज़ को ऐड नहीं कर रखा है। तो ये थे टोटल 8 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं, और ज़्यादा बेटर यही होगा आप हमारे आंसर का इंतजार ना करें, आप खुद से इसको प्रिपेयर करें। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिलता है उसमें भी इन सबको डिफाइन जरूर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैं बार बार बोलता हूँ उससे आप लोग परहेज करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। अगर आप उस चीज़ को देख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे कहाँ पर इसमें गलती है। तो ज़्यादा बेटर होगा आप बुक यूज करें, जो भी राइटर का बुक यूज करते हैं, और वहाँ से चीज़ों को आप बताएं, देखें कि किसके लिए क्या आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको इस पीडीएफ का जो सॉल्यूशन है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें सारा चीज़ को हमने इंक्लूड कर रखा है, जो भी हमने यहाँ पर चीज़ों को ऐड किया है, जो भी हमने आपको डिस्कस किया हुआ है, इसमें हमने सबको बता रखा है। ठीक है,